और उन्हें नगरोटा विधानसभा सीटों के लिए उपचुनावों का उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने। और ऐसे में आज अपना नामांकन दाखिल करने वाली हैं देवयानी राणा। ये तस्वीरें आप देख रहे हैं देवयानी राणा की, जो भारतीय जनता युवा मोर्चा की उपाध्यक्ष भी बनाई गई हैं नगरोटा में। और ऐसे में आज अपना पर्चा भरेंगी। कई सीनियर लीडर्स उनके साथ हो सकते हैं। हाल ही में बीजेपी ने देवयानी राणा को यहां से टिकट दिया है। आज अपना पर्चा दाखिल करने जाएंगी देवयानी राणा। और बीजेपी के कदावर नेता रहे, इससे पहले नेशनल कॉन्फ्रेंस में थे। नेशनल कॉन्फ्रेंस में 2014 से जब उन्होंने चुनाव लड़ा था तो एक भारी भरकम जीत दर्ज की थी। उसके बाद बीजेपी उन्होंने ज्वाइन की और बीजेपी से भी जीत दर्ज की। 1996 से लेकर अगर 2024 के विधानसभा चुनावों को देखा जाए तो उसमें 3 बार बीजेपी के टिकट पर देवेंद्र सिंह राणा चुनाव लड़े और भारी भरकम मतों से उनकी जीत हुई। ऐसे में उनकी बेटी देवयानी राणा, जो अपने आप में बेहद एक्टिव हैं और समय समय पर पार्टी गतिविधियों में शामिल भी होती नजर आई। तिरंगा रैली 15 अगस्त को जब देश भर में तिरंगा रैली का आह्वान किया गया था तो वहां नगरोटा में उन्होंने एक भीषण तिरंगा रैली निकाली थी, जिसमें भारी संख्या में लोगों की भीड़ देखने को मिली थी। और ऐसे में देवयानी राणा को अपना उम्मीदवार बनाया है बीजेपी ने नगरोटा से। नगरोटा विधानसभा का आपको हम पॉपुलेशन भी दिखा रहे हैं। वहां की जनसंख्या अगर पुरुष वोटर की बात की जाए तो 49,000 से ज्यादा है। महिला वोटर 46,271, थर्ड जेंडर वोटर 1 है और कुल वोटर की संख्या 96,007 वहां पर कुल वोटर्स हैं, जो 11 नवंबर को अपने मताधिकार का इस्तेमाल करेंगे। 14 नवंबर को इसके नतीजे आएंगे। उपचुनावों का ये रण है बेहद दिलचस्प, जहां एक तरफ बीजेपी ने देवयानी राणा को मैदान में उतार दिया है, वो कैंपेन में भी जुट गई हैं, लोगों से अपना सामंजस्य बिठाने की कोशिश कर रही हैं। पार्टी के सीनियर लीडर्स के साथ पहले से ही जिस तरह का आशीर्वाद उन्हें मिला है इस टिकट के रूप में, उसको लेकर वो पूरी तरह से आशान्वित हैं और आश्वस्त भी हैं कि जीत उन्हीं की होगी। लेकिन इस बीच कड़ी टक्कर बलवान सिंह, जिनका नाम कांग्रेस की तरफ से रेस में चल रहा है, कांग्रेस बलवान सिंह को अपना उम्मीदवार बना सकती है। और क्योंकि 1 साल पूरा होने के मौके पर मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने जो प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी उसमें यह स्पष्ट किया था कि नगरोटा उपचुनावों के लिए कांग्रेस अपने उम्मीदवार के नाम का ऐलान करे और उसे नेशनल कॉन्फ्रेंस नगरोटा में सपोर्ट करेगी। और ऐसे में कांग्रेस की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है, या यूं कह लें कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस के गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार होता है नगरोटा उपचुनावों के लिए, यह देखना काफी महत्वपूर्ण रहेगा। और कितनी बड़ी चुनौती देवयानी राणा के सामने ये गठबंधन खड़ी करता है, ये देखना भी अपने आप में अहम होगा। हालांकि इस बीच कई निर्दलीय उम्मीदवार भी मैदान में हैं, तो वहीं अपनी पार्टी ने भी मैदान में अपना उम्मीदवार उतार दिया है। वहीं न्यूज 18 के साथ बातचीत में देवयानी राणा ने दावा किया है कि जीत बीजेपी की होगी और भारी मतों से होगी। जी, आज हमें बेहद प्रसन्नता महसूस हो रही है कि जिस तरह से श्रद्धेय माननीय श्री देवेंद्र सिंह राणा साहब लोगों का आशीर्वाद लेकर अपना नामांकन भरने जाते थे, उस तरह से एक बार फिर हम वो प्रतिक्रिया कर रहे हैं। और हमें उम्मीद है कि जिस तरह से बढ़ चढ़कर नगरोटा वासियों ने, हमारे परिवार वालों ने हमें राणा साहब को आशीर्वाद दिया था, इस बार एक बार फिर वो हमें आशीर्वाद देंगे और राणा साहब के लिए एक बहुत बड़ी श्रद्धांजलि देंगे कि जिस तरह से राणा साहब ने ये जो सीट है भाजपा की झोली में डाली थी, एक बार फिर ये सीट जो है भाजपा की झोली में आएगी। एक्सपेक्टेशंस बहुत हैं और आपके सपोर्टर्स को तो एक्सपेक्टेशंस हैं, लोगों को भी बहुत एक्सपेक्टेशन है। आप यंग हैं, आपने बहुत विजनरी, बाहर भी आपने पढ़ाई की है, आपको इनोवेटिव ख्यालात भी हैं आपके। और क्या क्या रहेगा आपका, लोगों को आप क्या कहेंगे, जो आपके वोटर हैं उनको क्या कहेंगे? देखिए, हमें लगता है कि लोग उम्मीद भी उन्हीं से करते हैं जिनसे उनको लगता है कि शायद वो कुछ उनकी किसी समस्या का उनका समाधान कर सकें, कोई उनकी मदद कर सकें। और मेरे लिए तो बहुत सौभाग्य की बात है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी का हर परिवार जो है वो हमारे साथ, उन्होंने हमें बहुत आशीर्वाद दिया है और उन्होंने हमारे साथ अपनी अपेक्षाएं और आकांक्षाएं जोड़ी रखी हैं। देखिए, एक बहुत जिम्मेवारी की बात है, खासतौर पर जो हमारे युवा वर्ग हैं। हमें काफ़ी बार ये लगता है कि हमारी सुनवाई नहीं हो रही है, खासतौर पर जब सियासत देखा जाता है तो हमारे युवा को लगता है कि हमें हमारी जो भी मुद्दे हैं वो उठाने के लिए, हमारे साथ सहयोग करने के लिए, हमारे साथ कंधे से कंधा मिलाने के लिए उनको कभी कभी ये लगता है कि उनकी सुनवाई नहीं हो रही है। तो हमें उम्मीद है कि एक युवा होने के नाते, एक औरत होने के नाते, इन दोनों वर्गों के साथ साथ जो हमारे बड़े बुजुर्ग हैं, हमारे भाई हैं, हमारे सारे अंकल हैं, वो भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं और एक साथ मिलजुल कर समाज के जिस भी तबके के, समाज के जिस भी वर्ग की जो समस्याएं होंगी उसको मिलजुल कर हम समाधान करेंगे, उसे मिलजुल कर हम उसका पक्ष रखेंगे।
कल मैं नगरोटा गया था, मैंने कई लोगों से वहाँ बात की। दो चीज़ें मुझे मोटा मोटा ज़्यादा, तीन चीज़ें। एक तो एम्प्लॉयमेंट का, तो वो तो हर जगह पे है। दूसरा, वहाँ पे जो फ्लड से नुकसान हुआ वो भी बहुत ज़्यादा हुआ है, वो कंपनसेशन पर। और तीसरा, पानी की समस्या कई जगहों पे मैंने देखी है। तो ये जो तीन चीज़ें, और ये तीन चीज़ें और भी बहुत सारी इंश्योर, तो क्या आपको लगता है कि एक प्रायोरिटी रहेगी इन पर फोकस करना? देखिए, मैंने ये बहुत बारी बोला है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी जैसी कॉन्स्टिट्यूंसी में लोकेशन वाइज तो या तो गांव-गांव जाकर या पंचायत जाकर वहां की जो यूनिक चैलेंजेस हैं उनको मद्देनजर रखिए, उनको टैकल करना पड़ेगा। तो जहां पर अगर आप कह रहे हैं समस्याएं हैं, जैसे पानी की, इंफ्रास्ट्रक्चर समस्याएं हैं, जैसे पानी की है, सड़क की है, उसका जायजा हमने लिया हुआ है। प्रशासन से भी हमारी निवेदन रही है कि जो भी समस्याएं हैं उनका समाधान करें। पर आपको पता है पिछले 1 साल से यहाँ पर लोगों का नुमाइंदा नहीं था, और अपनी आवाज बुलंद कर रखने का जो एक फर्ज होता है एक विधायक का, हमें उम्मीद है कि 11 नवंबर को जो मतदाता है वो मतदान जब करने जाएगा तो वो ये बात अपने जहन में जरूर रखेगा कि जो नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की आवाज जिस तरह से राणा साहब ऊंचे से ऊंचे स्तर पर रखते थे, एक बार फिर हमें वही करना है कि नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी को अगर हमने आगे बढ़ाना है, उसको अगर एक मॉडल कॉन्स्टिट्यूंसी बनाना है, तो हमें अपनी आवाज बुलंद करके अपना हक मांगना है और हर क्वार्टर से मांगना है। को लेकर काफी आश्वस्त हैं और ये उम्मीद जता चुकी हैं कि ज्यादा से ज्यादा संख्या में लोग उन्हें वोट करेंगे और भारी मतों से उनकी जीत होगी। वो काफी कॉन्फिडेंट भी हैं। समीर भट्ट हमारे सहयोगी जुड़ चुके हैं जिन्होंने देवयानी राणा से हाल ही में बात की। समीर, देवयानी अपने विजन को लेकर काफी ज्यादा क्लियर हैं और जाहिर सी बात है क्योंकि देवेंद्र सिंह राणा जैसे मंझे हुए नेता उनके पिता रहे हैं, बचपन से वो उनकी राजनीति देखती आई होंगी, ऐसे में उसकी झलक उनमें साफ नजर आ रही है। लेकिन बात यह है कि नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस गठबंधन की तरफ से कौन उम्मीदवार मैदान में होता है, चुनौती कितनी बड़ी होती है, और उस चुनौती के बाद भी अगर ये कॉन्फिडेंट बरकरार है तो फिर ये भी एक अपने आप में सवाल है। देखिए, मैं आपको जो आपने सवाल अभी पूछा है उससे पहले मैं आपको थोड़े दृश्य दिखाना चाहूँगा, क्योंकि देवयानी राणा कुछ ही टाइम के बाद यहाँ पहुँच रही हैं। मैं नगरोटा बाजार में हूँ, मार्केट में हूँ, यहाँ पे जो आरटीओ ऑफिस है, तहसीलदार ऑफिस है। लेकिन इसके बाद पहले मैं दृश्य दिखाना चाहूँगा। ये लोग जो आ रहे हैं, ये एक्चुअली वो रैली जो कर रही है नॉमिनेशन के बाद, उस रैली में पार्टिसिपेट करने के लिए ये लोग भारी संख्या में यहाँ पे पहुँच रहे हैं। इस मार्केट में जो चहल पहल है वो अपने शबाब पे है। बहुत लोग यहाँ पे पहुँच रहे हैं क्योंकि नॉमिनेशन का अगर बात करें तो पहले वो नॉमिनेशन भरेंगी और नॉमिनेशन फाइल करने के बाद वो एक रैली को संबोधित करेंगी। तो ये जो लोग आप देख रहे हैं जो यहाँ पे पहुंच रहे हैं, एक्चुअली इस रैली में शिरकत करने के लिए ही यहाँ पे ये पहुंच रहे हैं। और अगर हम रैली की बात करें, देखिए रैली से पहले इस एरिया जो यहाँ पे जो आपको दिख रहा है, ये जो एरिया है, हालांकि पुलिस आगे जाने नहीं दे रही है, लेकिन यहाँ पे ये तहसीलदार ऑफिस है, तहसीलदार का ऑफिस है, जहाँ पे एसीआर जो है, यहाँ पे एसीआर होंगे और एसीआर ही उनका फाइल जो है नॉमिनेशन फाइल रिसीव करेंगे। और उसके बाद वो यहाँ पे नॉमिनेशन फाइल करने के बाद यहाँ पे एक रैली को संबोधित करेंगे। तो फिलहाल यहाँ पे अगर आप देखें तो इस पूरे एरिया को सील कर दिया गया है, वहाँ अंदर किसी को जाने की इजाजत नहीं दी जा रही है। और अगर हम इस रैली की बात करें तो इसी रैली पर सारी जो है नजरें हैं, क्योंकि अगर देवयानी की बात करें तो उस रैली में क्या क्या वो बोलती हैं, क्या क्या उनके बात होती है, उस पर नजर रहेगी। बिल्कुल बिल्कुल। तो फिलहाल मेरे पास इस वक्त स्पोक्स पर्सन है जोरावर। जोरावर जी, आप ये बताइए कि क्या क्या होने जा रहा है। देखिए, आज सुश्री देवयानी राणा जी जो हमारी भारतीय जनता पार्टी की प्रत्याशी हैं नगरोटा विधानसभा की, आज उनका नॉमिनेशन फाइल, नामांकन पत्र वो कुछ ही क्षणों में यहाँ पर भरने वाली हैं। और हमारी पार्टी का जो शीर्ष नेतृत्व है उनके साथ वो आएंगी। और आप देख रहे हैं जिस तरीके से जनता पैदल चल रही है, ट्रैफिक जाम होने के बावजूद आप हमारी बहनें, हमारे भाई, बुजुर्ग, बच्चे, जिस तरीके से आप देख रहे हैं, ये सब भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता। और मैं समझता हूँ कि स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी को एक श्रद्धांजलि का देने के लिए वो जो अवसर आया है, उसके लिए आज यहाँ एक बहुत बड़ा एक पर्व की तरह आप देखिए मेला जो है लगा। कितनी हर गांव, हर गली से, हर मोहल्ले से, हर पंचायत से आप देख रहे हैं कि लोग निकले हैं। और नगरोटा कॉन्स्टिट्यूंसी की अगर हम बात करें तो ये कॉन्स्टिट्यूंसी
बहुत ही बड़ी है और इसके तीन हम कहेंगे कि एक तरफ अपना अखनूर का मथवार की बेल्ट ब्लॉक लगता है, दूसरी तरफ मनवाल जंदरा लगता है, नगरोटा प्रॉपर है। तो उसके बावजूद भी आप देखिए कि लोग कई इलाकों से सुबह 8 बजे के निकले हुए हैं और अभी यहाँ पहुँच रहे हैं, इस रैली में शिरकत कर रहे हैं। मैं समझता हूँ कि ये बहुत ही जल्दी आप देखेंगे, जब रैली को आप अभी देखेंगे तो मुझे लगता है कि एक बार फिर नगरोटा कॉन्स्टिट्यूएंसी के, नगरोटा विधानसभा के हमारी बहनें, माएँ, बुजुर्ग और नौजवान साथी एक बार फिर इतिहास रचने जाएंगे 11 तारीख। अगर हम नगरोटा की बात करें तो देखिए चैलेंजेस भी बहुत है, पॉलिटिकल चैलेंजेस अपनी जगह होते हैं, लेकिन यहाँ पे काम करना है। यहाँ पे फ्लड से बहुत नुकसान हुआ है, यहाँ पे अनएम्प्लॉयमेंट भी है। क्या कहेंगे कि दिव्यानी के सामने एक चैलेंज होगा? देखिए, मैं ये समझता हूँ कि जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी कोई भी ऐसा कोई कठिन टारगेट हो, कोई ऐसे चैलेंजेस हो, भारतीय जनता पार्टी एक ऐसी पार्टी है जिन्होंने उन चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया। एक एक कार्यकर्ता ने, जैसे आपने फ्लड्स की बात की, तो मुझे लगता है कि एडमिनिस्ट्रेशन के साथ मिलकर हमारे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं ने दिन रात मेहनत कर कर लोगों की सेवा की है। और उसी तरह मुझे लगता है कि सुश्री दिव्यानी राणा जी जब जीत के बाद असेंबली में बैठेंगी तो नगरोटा असेंबली सेगमेंट की आवाज जिस तरह पहले श्रद्धेय और स्वर्गीय देवेंद्र सिंह राणा जी उठाते थे, उसी दमखम से और उसी सोच से दिव्यानी राणा भी उस आवाज को विधानसभा में जो है बुलंद करेंगी। और जो इश्यूज, जो चैलेंजेस हैं, मुझे लगता है कि उनमें इतनी सोच और इतना कैपेसिटी, इतनी क्षमता है कि वो जरूर उस पर खरे उतरेंगी। तो देखिए जैस्मिन, आपको यहाँ पे जो लोग दिख रहे हैं, मैंने जिस तरह आपसे पहले भी कहा कि ये लोग जो है रैली में जा रहे हैं और रैली में जाने के लिए देखिए कतारों में लोग आ रहे हैं और बहुत जबरदस्त रश यहाँ देखने को मिला। और जहाँ पे एलओपी लीडर ऑफ अपोजिशन सुनील शर्मा, सत शर्मा जो कि भाजपा के प्रेसिडेंट है, वो भी, और कई विधायक यहाँ पे पहुंचेंगे और इस रैली में वो भी शिरकत करेंगे। समीर, और जिस कॉन्फिडेंस के साथ और जिस विजन के साथ दिव्यानी राणा यहाँ पर अपनी बात रख रही थी, जब उनसे आपने बात की और उनकी रैली में इकट्ठा होने के लिए, उनकी रैली में शामिल होने के लिए, उनको सुनने के लिए जो यहाँ पर लोग आए हैं, वो कहीं ना कहीं अपने आप में जस्टिफाई करता है कि इतने लोगों की आवाज़ उन्हें बनना है और वो कॉन्फिडेंस उसके लिए चाहिए। बहरहाल नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस की तरफ से उम्मीदवार कौन होगा, ये भी अपने आप में एक बड़ी बात है और किस तरह से ये नगरोटा की जंग अनफोल्ड होगी आगे आने वाले समय में, ये देखना काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा। समीर, फिलहाल के लिए बहुत शुक्रिया। आज नेशनल कॉन्फ्रेंस बडगाम उपचुनावों को लेकर उम्मीदवार का ऐलान करने वाली है, लेकिन आगा रूहुल्ला की नाराजगी अब तक दूर नहीं हुई है। उम्मीदवार के ऐलान से पहले आगा रूहुल्ला ने जो पोस्ट किया है वो हैरान करने वाला है। आगा रूहुल्ला ने एक्स पर लिखा है कि ए ईमान वालों, ज्यादा गुमान से बचो। बेशक कुछ गुमान गुनाह है और उन्हें उसका कोई इल्म नहीं है, वो सिर्फ गुमान पर चलते हैं और यकीनन गुमान हक के खिलाफ कुछ काम नहीं आता। ये आगा रूहुल्ला ने एक तरह से तंज कसा है, ये उनका एक स्टाइल है। जब सोशल मीडिया हैंडल एक्स पर उन्हें कोई बात रखनी होती है और वो सीधे नाम लेकर नहीं कहना चाहते, तो इसी तरह शेरो शायरी के अंदाज में वो टिप्पणी भी कर देते हैं और निशाना भी साध देते हैं बिना नाम लिए। और एक बार फिर से उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर इसको लेकर एक पोस्ट किया है, जिसे फिर रिट्वीट किया और कहा कि कुछ मीडिया स्पेकुलेशंस ये बता रही हैं कि मैं नगरोटा में, बडगाम में कैंपेन करने वाला हूं और इस तरह की तमाम बातें सोशल मीडिया पर और कई न्यूज़ पोर्टल्स पर देखने को मिल रही हैं, लेकिन मैंने इस तरह से कोई बात नहीं कही है, ऐसा भी उन्होंने स्पष्ट किया। इसके अलावा उन्होंने सोशल मीडिया हैंडल पर एक और पोस्ट किया है जिसमें उन्होंने लिखा है कि ए ईमान वालों, ज़्यादा गुमान से बचो। सिर्फ कुछ लोग हैं जो गुमान पर चलते हैं, यकीनन गुमान हक के खिलाफ कुछ काम नहीं आता। ये उन्होंने तंज कसा। अब ये इशारा किस ओर है, और ऐसा कहते हैं कि समझदार को इशारा ही काफ़ी है। तो जो लोग उनकी इस टिप्पणी को और उनके इस अंदाज को जानते हैं तो वो ये भी समझते हैं कि ये इशारा किस ओर है। लेकिन आगा रूहुल्ला की नाराजगी अभी तक दूर नहीं हुई है, ऐसा उनकी पोस्ट से प्रतीत होता है, क्योंकि बडगाम उपचुनावों को लेकर, आगा रूहुल्ला को लेकर जो बातें चल रही थी कि उन्होंने चुनावों में प्रचार से दूरी बना ली है और उन्होंने ये कहा है कि वो किस मुंह से जनता के बीच जाएंगे और वोटों की मांग करेंगे, क्योंकि 1 साल से कोई काम हुए नहीं हैं। और वहीं इस वक्त की बड़ी खबर मिल रही है, बडगाम में सांसद आगा रूहुल्ला एक बड़ी मीटिंग कर रहे हैं। छात्र संघ के प्रतिनिधियों के साथ बैठक चल रही है। छात्र संघ के प्रतिनिधि सांसद आगा रूहुल्ला के आवास पर पहुंचे हैं
आगा रहुला लंबे वक्त से छात्रों के लिए आरक्षण में संशोधन की मांग कर रहे हैं, लिहाजा इस वक्त ये मीटिंग बेहद अहम हो जाती है। नेशनल कॉन्फ्रेंस के साथ आरक्षण के मुद्दे पर ही खटपट उनकी चल रही है, जो अब बडगाम उपचुनावों में भी साफ दिखने लगी है। तो इससे पहले भी 2 दिन वो दिल्ली में थे और दिल्ली से तुरंत बाद जब वापस लौटे तो अपने समर्थकों के साथ एक बंद कमरे में बैठक की और उसके बाद अब एक बड़ी बैठक कर रहे हैं छात्र संघ के साथ। और आबिद हमारे सभी की ज्यादा जानकारियों के साथ फोन लाइन पर मौजूद है। आबिद, ये बडगाम की जंग और ज्यादा दिलचस्प होती जा रही है क्योंकि बहुत सारी चीजें अंडर कवर हैं अभी, और क्या कुछ वहां पर समीकरण बन रहे हैं, क्या रिएक्शंस, क्या प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं? आगा रहुला की ये मीटिंग, इसका क्या एजेंडा है? बिल्कुल जैस्मिन, जिस तरह से आपने कहा कि काफी सारा कंफ्यूजन है, लेकिन इस बीच जो स्टूडेंट यूनियन के रिप्रेजेंटेटिव्स है वो एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह महदी के घर पहुंचे और यहाँ पर वो मीटिंग ले रहे हैं। और मुद्दा आपको पता ही है, रैशनलाइजेशन ऑफ रिजर्वेशन को लेकर, क्योंकि आगा सईद रुहुल्लाह महदी जो एमपी श्रीनगर है, उन्होंने इन्हीं छात्राओं के साथ, इन्हीं स्टूडेंट्स के साथ सीएम के रेजिडेंस के बाहर एहतजाज किया था। और मुद्दा साफ है, रैशनलाइजेशन होनी चाहिए, मेरिट रिजर्वेशन में होना चाहिए, क्योंकि ओपन मेरिट के जो स्टूडेंट्स हैं वो जो रैशनलाइजेशन हुई थी इसमें रिजर्वेशन में, वो कह रहे थे उनके साथ नाइंसाफी है। उसके बाद उन्होंने आवाज उठाना शुरू की और रुहुल्लाह उनके समर्थन में आए और उसके बाद उनकी जो उम्मीदें हैं वो जागी। और अब क्योंकि उसके बाद जब प्रोटेस्ट हुआ था तो कैबिनेट जो एनसी सरकार है उन्होंने वादा किया था इस पर रैशनलाइजेशन की जाएगी। और तकरीबन 8-9 महीने गुजर जाने के बाद स्टूडेंट्स लगातार ये मुतालबा कर रहे थे आखिर रिपोर्ट कब आएगी। और जिसके बाद जो सीएम उमर अब्दुल्ला ने हाल ही में जो जम्मू में प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उन्होंने कहा कि उस पर जो खाका है, जो पॉइंटर्स है वो तैयार किए गए हैं और अप्रूवल के लिए भी भेजा जाएगा। लेकिन एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह महदी का क्लियर स्टैंस है कि बताया जा रहा है वो चाहते हैं कि वो पहले वो खाका देखे, क्योंकि उन्होंने लोगों के साथ वादा किया था और जो स्टूडेंट्स डिमांड कर रहे थे मेरिट में या रिजर्वेशन में, जो मेरिट की बुनियाद हो या रैशनलाइजेशन हो, जो स्टूडेंट चाहते थे, तो अगर उस मुताबिक होगा तो आगा सईद रुहुल्लाह महदी और साथ ही स्टूडेंट्स भी नेशनल कॉन्फ्रेंस से काफी खुश होंगे और कहीं ना कहीं नेशनल कॉन्फ्रेंस के लिए ही बड़ा बूस्ट होगा। अब जबकि अभी तक रिपोर्ट सामने नहीं आई है और एमपी श्रीनगर आगा सईद रुहुल्लाह महदी भी लगातार दूरी बना रहे हैं। अब ऐसे में आज जो स्टूडेंट्स की मीटिंग उनके घर पर अभी हो रही है, तो कहीं ना कहीं ये मीटिंग के बाद जब स्टूडेंट्स बाहर आएंगे उनसे भी बात करेंगे क्या कुछ मीटिंग में हुआ है। लेकिन फिलहाल तो इतना कह सकते हैं रिजर्वेशन को लेकर ही बातचीत होगी, बातचीत हो रही है, क्योंकि स्टूडेंट्स का आगा सईद रुहुल्लाह महदी से डायरेक्ट रिजर्वेशन पर ही बात बढ़ रही है अभी। जी ठीक है आबिद, नजर बना के रखें इस बैठक के बाद अगर कुछ इनपुट मिल पाए, कोई जानकारियां मिल पाए आगा रहुल्लाह, क्योंकि बहुत दिनों से बात नहीं कर रहे हैं मीडिया से, सामने आके अगर बात करना चाहें तो कोशिश कीजिएगा। बहुत शुक्रिया आबिद।